हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग 15 सेशंस मल्टीपल वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट 1 कवर करा, जिसमें सारा सिलेबस था इसका इंट्रोडक्शन वाला। फिर हमने नेक्स्ट यूनिट में सॉइल एंड वाटर रिसोर्स करा, जो हमने सेशन 13 में कवर करा। 3 से 4 पार्ट्स में वो करा। फिर हमने करीब 3 पार्ट्स में सॉइल वाटर इरिगेशन वाला पार्ट करा, जिसमें हमने इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज पढ़ा सेशन नंबर 14 में। फिर उसके बाद हमने 5 या 6 पार्ट्स लगा के पिछला यूनिट हम लोग करा, जिसमें हम लोग ने फार्म और एग्री इंजीनियरिंग की बात की। तो अब तक हम लोग इतना सिलेबस कर चुके हैं कि आपको सिलेबस का आइडिया लग गया हो, आपको एग्रीकल्चर का बेसिक का हर चीज का आइडिया लग गया हो। काफी अच्छे से आपको अब तक बेसिक समझ आ गया होगा। लाइक दैट इज व्हाट आई बिलीव। अब यहाँ पे हमारा यूनिट 5 सेशन नंबर 16 शुरू होने वाला है। यूनिट का नाम है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। करीब 3 या 4 पार्ट की वीडियो सीरीज होगी, जिसके अंदर हम लोग ये पूरी यूनिट कंप्लीट करेंगे। सिलेबस की बात करें, हम लोगों ने ये फर्स्ट यूनिट करी थी, सेकेंड यूनिट करी थी, थर्ड यूनिट करी थी, फोर्थ यूनिट करी थी। ये हमारी फिफ्थ यूनिट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसमें प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर नाम है, जिसमें डेफिनेशन, मीनिंग और ब्रांचेस की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्लांटेशन के लिए करेंगे और ब्रांचेस हम लोग हॉर्टिकल्चर में अलग अलग आती हैं। फिर हम लोग एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे फॉर वेरियस प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो फर्स्ट पार्ट वीडियो में हम लोग प्लांटेशन को देखते हुए जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। फिर हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, सप्लाई चेन की बात करेंगे, क्या होता है। ठीक है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर ना लार्ज स्केल कॉमर्शियल और स्पेशलाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं, जिसमें सिंगल क्रॉप ग्रो किया जाता है। सिंगल क्रॉप ग्रो करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर होता है इज ग्रोन ओवर वास्ट एरिया ऑफ लैंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल रॉ मैनेजमेंट और हाई वैल्यू कैश इनकम। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट्स होंगे हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, हमारी जो भी चीज होगी, वो चीज हमारी इटसेल्फ, हम उसको जो मतलब उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, वो एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो उसके लिए वो रॉ प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल का काम करता है। और उसके अलावा उसके बदले में हमें हाई वैल्यू कैश भी मिलता है। नाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे पहली चीज तो उसकी होगी कि इसमें हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट चाहिए। इस तरह का प्रोडक्शन होता है कि इसमें हायर लेबर भी चाहिए होती है। और इसमें प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को स्टेट के आसपास, स्टेट एज इन ई स्टेट लिखा ना, इसको ई स्टेट कहते हैं या फिर स्टेट ही बोला जाता है इसको, वैसे भी ना हिंदी में संपदा बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका उसकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, वो आपके फार्म जहाँ पर भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर भी आप ये खेती कर रहे हो उसके आसपास, जैसे छोटा सा एग्जांपल समझ लो कि चाय के बागान जैसे होते हैं। ठीक है। प्लांटेशन, द टर्म जो प्लांटेशन है, इट इज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जब यूरोपियन पावर्स ने लार्ज स्टेट्स लगाए थे इन द ट्रॉपिकल कॉलोनीज फॉर क्रॉप्स, जो कि यूजुअली टेम्परेट यूरोप में नहीं हो पाते थे। अब ऑर्डिनरी फार्मिंग से अलग होती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कैसे? सबसे पहले हाई कैपिटल और मार्केट ओरिएंटेड होती है। मोनोकल्चर होता है। लार्ज स्टेट साइज होती है, 100 से 10,000 या उससे भी ज्यादा हेक्टेयर तक की, है ना। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है। इन क्रॉप्स का जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा होता है और इकोनॉमिक लाइफ भी अच्छी होती है, 5 से 50 साल तक की। स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होती हैं इसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, जैसे रबड़ इंडस्ट्री होगी, आप रबड़ प्लांट लगा के आपने उसका प्लांटेशन करा हुआ है। आपने कोकोनट की प्लांटेशन करी हुई, कितनी ज्यादा जगह यूज होती है, लोग पूजा में भी नारियल यूज करते हैं। नारियल का तेल भी बनता है। नारियल के फिर आपकी कैंडीज वगैरह बन रही हैं, टॉफीज बन रही हैं, आइसक्रीम्स बन रही हैं, कोकोनट फ्लेवर तो काफी सारी जगह यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो या फिर जैसे टी हो गया, टी के स्टेट्स तो आपको पता है चाय के बागान होते हैं बड़े बड़े, आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं अब तक तो ये हमारे प्लांटेशन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि पेरिनियल होती है नेचर में, मतलब इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है और ये काफी सालों तक चलता रहता है। लार्ज कॉन्टिन्यूस एरियाज में इसको लगाया जाता है, मतलब छोटी छोटी होल्डिंग्स में नहीं हो सकता। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड चाहिए, जैसे 3 से 7 साल तक लग जाते हैं बिफोर द फर्स्ट हार्वेस्ट। जैसे नारियल का पेड़ ऐसा नहीं है कि आपने अभी जून में लगाया और जुलाई अगस्त सितंबर में आपको नारियल मिल जाएंगे। कुछ साल आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। लेबर इंटेंसिव होता है, तो पूरे साल का इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है, जैसे चाय के बागानों में होता है, चाहे आसाम और दार्जिलिंग के हो, चाहे आपके तमिलनाडु केरला की तरफ हो, चाय के हो या कॉफी के हो। दे रिक्वायर स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट, टेक्निकल नो हाउ एंड हैवी इनपुट्स। इन्हीं सब के लिए, जैसे नारियल के लिए हमने बात करी, रबड़ के लिए हमने बात करी, चाय कॉफी के लिए बात करी। और जो प्रोड्यूस होता है उसे डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग में क्योरिंग, ड्राइंग, फर्मेंटेशन एटसेट्रा ये सब कुछ किया जाता है।
मोस्टली इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में किया जाता है, जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है और एश्योर्ड इरिगेशन होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास बारिश अच्छी है, इधर केरला की तरफ हमारे पास बारिश अच्छी है, इरिगेशन अच्छा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, इंडस्ट्री रॉ मटेरियल क्रॉप्स होते हैं। चाय कॉफी हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। रबड़ हमारे लिए इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है। कोकोनट हमारे लिए इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है। ऑफन मैनेज्ड एज मोनोकल्चर ऑन लार्ज लैंड होल्डिंग। तो जैसे जहाँ पे चाय के बागान है वो सिर्फ चाय के ही बागान है, तो वहाँ पे सिंगल क्रॉप चाय उग रही है। सिमिलरली रबड़ के लिए, सिमिलरली कॉफी के लिए। और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अच्छी है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और रूरल एम्प्लॉयमेंट काफी अच्छा आता है, वेदर इट इज टी, कॉफी और रबर और कोकोनट और एनी अदर प्लांटेशन क्रॉप्स, जो हम अभी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे इसकी मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं। अब इसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट और सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग चाहिए होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट और सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग से क्या मतलब है? इसमें प्रोफेशनल मैनेजर्स होंगे, एग्रोनॉमिस्ट होंगे, रिसर्चर्स होंगे। ऑन साइट प्रोसेसिंग यूनिट लगी होगी, जैसे टी फैक्ट्री लगी है, या फिर कॉफी क्योरिंग है, या रबर स्मोक हाउस है, या फिर पाम ऑयल मिल्क है, सॉरी पाम ऑयल मिल है। इसमें रिसर्च स्टेशन होते हैं जो कि लार्ज प्लांटेशन के साथ अटैच होते हैं, जो कि फर्दर कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, चाहे क्वालिटी की बात करें या प्रोडक्टिविटी की बात करें। सोशल और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहली चीज तो यही है कि लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है रूरल एम्प्लॉय, सॉरी रूरल एरियाज में। प्लांटेशन कम्युनिटीज बन रही हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल एटसेट्रा, वो सब कुछ बनता है यहाँ पे। हाउएवर, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, मोनोकल्चर की वजह से कुछ और क्रिएट नहीं हो पा रहा, लैंड की फर्टिलिटी भी कम होती है, इस वजह से इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ये इसके सोशल और इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस ये है कि नेशनल जीडीपी और फॉरेन एक्सचेंज में काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। फॉर एग्जांपल, टी और कॉफी की बात करें इंडिया के लिए, या मलेशिया और इंडोनेशिया के लिए हम लोग ऑयल पाम की बात करें, जो पाम ऑयल आप लोग यूज करते हैं ना, मतलब नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, बट जो छोटे ठेले वाले होते हैं, बहुत सी नमकीन, जो नमकीन होती है वो पाम ऑयल में बनी होती है। दे सपोर्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है लाखों लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए। प्रमोट रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट। सॉइल कंजर्वेशन में भी ये हेल्प करता है व्हेन मैनेज विद गुड प्रैक्टिसेस, जैसे काउंटूर प्लांटिंग या फिर कवर क्रॉप्स को यूज करके। प्लांटेशन क्रॉप्स की अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब वो किस तरह से है, वो उनके बॉटनिक, उनके एंड यूज पे, बॉटनिकल नेचर पे और इकोनॉमिक पर्पस पे डिफाइन किया जाता है। जैसे एक बेवरेज क्रॉप्स होते हैं। बेवरेज क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो कि स्टिमुलेटिंग ड्रिंक या बेवरेजेस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, टी हो गया, कॉफी हो गया, कोका हो गया ना। टी से चाय बन रही है, कॉफी आप पी ही रहे हो, कोका से कोका कोला बन गया, जो ड्रिंक्स बनते हैं। तो ये आपके बेवरेज क्रॉप्स होते हैं। दे रिक्वायर स्पेसिफिक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। वो क्या कंडीशंस हैं बेवरेज क्रॉप्स के लिए? हाई रेनफॉल, एसिडिक सॉइल, शेड इन सम केसेस। दे इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, जिसमें विदरिंग होती है, रोलिंग, फर्मेंटेशन। टी के केस में ड्राइंग होती है। कॉफी के केस में पल्पिंग, फर्मेंटेशन और ड्राइंग होती है। ठीक है, टी के केस में क्या हुआ? विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग। कॉफी के केस में पल्पिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग। ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स है। इंडिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ टी एंड अ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो हम जब टी इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रहा है। मेजर टी स्टेट्स की बात करें तो कौन सी है हमारे पास? असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। कॉफी की बात करें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। इसके अलावा आप लोगों ने जब मे की गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी होंगी, तो उसमें कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन भी एक हम लोगों ने करा है, याद करिए। कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन मैंने मे के करंट अफेयर्स में भी आप लोगों को कराया है, और मे की गवर्नमेंट स्कीम्स में तो काफी डिटेल में हम लोगों ने उसे समझा है। इसमें स्पेशल फीचर्स क्या है कि लेबर इंटेंसिव होता है, तो ईयर राउंड ऑपरेशन चलते रहते हैं। वेदर के लिए हाईली सेंसिटिव है, और प्राइस फ्लक्चुएशन इसका इंटरनेशनल मार्केट में होता है। ऑयल यील्डिंग प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। जो ऑयल यील्डिंग प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, ये एडिबल या फिर इंडस्ट्रियल ऑयल बनाते हैं फ्रॉम द फ्रूट, नट्स और द कर्नल, जैसे कोकोनट, ऑयल पाम और पाल्मिरा या पामाइरा। जैसे आई थिंक पाल्मिरा ही बोलूंगा शायद मैं इसे। तो मेजर क्रॉप्स हैं ये हमारे, जो ऑयल यील्डिंग प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। ये टॉल पेरिनियल पाम्स होते हैं, लॉन्ग इकोनॉमिक लाइफ होती है, इन्हें अच्छा रेनफॉल चाहिए होता है या फिर इरिगेशन मिले। फ्रूट एंड नट्स जो होते हैं, दे आर नीडेड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो एडिबल ऑयल देते हैं, दूसरा कोपरा मिलता है, कोकोनट वाटर मिलता है, कोकोनट का जो कॉयर होता है वो मिलता है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मिलता है, और रूरल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, जैसे डेसिकेटेड कोकोनट हुआ, कॉयर हुआ। मेजर स्टेट्स कोकोनट के केस के लिए केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा।
ऑयल पाम के लिए आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसके बाद भी ऑयल पाम अभी और एक्सटेंड किया जा रहा है, बट एक्सटेंशन वाली छोटी स्टेट नहीं लिखी है यहाँ पे, हम लोगों ने मेजर स्टेट्स की बात की जा रही है। की फीचर्स क्या है? इट इज हाईली सुटेबल फॉर कोस्टल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। मल्टीपल यूजेस इंक्रीज देयर वैल्यू इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। नट क्रॉप्स होते हैं। नट क्रॉप्स भी हमारे प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं प्राइमरली। क्यों? क्योंकि इनके नट या कर्नल जो होते हैं दे आर एडिबल, और ये डायरेक्टली प्रोसेसिंग के बाद में यूज किए जाते हैं, जैसे कैशू या फिर आर्के नट हो गया। आर्के नट में बीटल नट या सुपारी। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बात करें तो कैशू की बात करें, काजू की बात करें, इट इज अ हार्डी क्रॉप सुटेबल फॉर वेस्टलैंड्स। आर्के नट की बात करें, इट इज अ पाम ग्रोन इन हाई रेनफॉल एरियाज विद शेड। दोनों को ही पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग चाहिए। कैशू को स्टीमिंग, ड्राइंग और ग्रेडिंग चाहिए। आर्कनट को क्यूरिंग और ड्राइंग चाहिए। कैशू को क्या चाहिए? स्टीमिंग, ड्राइंग और ग्रेडिंग। आर्कनट को क्या चाहिए? क्यूरिंग और ड्राइंग। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो काजू होता है वो तो हमारा मेजर एक्सपोर्ट ग्रुप है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कैशू। आर्कनट की बात करें, उसकी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है फॉर मैस्टिकेटरी पर्पस एंड कल्चरल यूज। मेजर स्टेट्स की बात करें तो काजू की मेजर स्टेट्स कौन सी होती है? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। गोवा भी है, क्योंकि गोवा में भी काजू की सेल और प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है। आर्केनेट की बात करें तो कर्नाटका, केरला, असम और तमिलनाडु। स्पेशल फीचर क्या है? कि कैशू एप्पल इज ऑल्सो यूज फॉर जूस, फेनी एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, वही मतलब काजू जो होता है, काजू का सीड, उसी से आपकी फेनी बनती है, एक नशा करने वाला ड्रिंक होता है, गोवा साइड का काफी फेमस होता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की बात करें, ये वो प्लांटेशन क्रॉप्स हुआ जो कि रॉ मटेरियल का काम करता है फॉर काफी सारी इंडस्ट्री रेदर देन डायरेक्ट कंजम्पशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है रबड़। रबड़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो रबड़ ट्री होता है ना, उसके लेटेक्स में से, सॉरी, उसके बार्क में से लेटेक्स निकाला जाता है। बट रबड़ रिक्वायर्स हाई रेनफॉल, well drained soil and tropical climate. It involves tapping, coagulation and processing into sheet, scrum और latex. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? कि टायर इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए, रबड़ गुड इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। और हम लोग जब खुद का रबर प्रोडक्शन करते हैं तो वी हैव रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। स्टेट्स कौन सी है मेजर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट तो केरला है रबर प्लांटेशन के लिए। उसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम। आसाम में रबर प्लांटेशन अब एक्सपेंड करनी शुरू कर रही है, क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी बारिश होती है। स्पेशल फीचर्स क्या रहेंगे रबर प्लांटेशन के लिए? It requires skilled labor for tapping. Replanting is needed after 25 to 30 years. Intercropping is common in young plantations. ठीक है। इसके अलावा बाकी भी हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्लांटेशन क्रॉप्स है, जैसे चिंचोना है जो कि क्विनीन का सोर्स होता है, एक मेडिसिनल प्लांट है। कार्डमम है। अब कार्डमम को कई बार हम लोग प्लांटेशन में भी रखते हैं और इसको स्पाइसेस में भी रखा जाता है। These have specialized uses, चाहे मेडिसिनल हो, स्पाइसेस हो या मैस्टिकेटरी यूजेस हो, एंड दे आर ग्रोन इन स्पेसिफिक पॉकेट्स विद हाई कमर्शियल वैल्यू। ठीक। आगे चलते हैं। अब जो फील्ड क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स है उनके बीच में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क तो लाइफ साइकिल और ड्यूरेशन का ही है। प्लांटेशन क्रॉप्स की हमने बोली कि 15 साल, 25 साल, 50 साल की साइकिल चल रही है डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप ना। दे कम इनटू बेयरिंग आफ्टर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, 3 से 7 साल का तो जेस्टेशन पीरियड ही है। बट जो फील्ड क्रॉप्स की बात करें तो वो एनुअल या फिर सीजनल होते हैं, और कुछ ही महीनों में उनकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है। स्केल एंड मेथड ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप जो है बहुत बड़े स्केल पे इनको किया जाता है, इन अ कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स और स्टेट्स, यूजुअली अंडर अ सिंगल ओनरशिप और कंपनी मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप्स की बात करें तो ये कंपैरेटिवली छोटे स्कैटर्ड होल्डिंग्स पर भी हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट और जेस्टेशन की बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप्स को काफी ज्यादा हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है फॉर डेवलपमेंट, प्लांटिंग मटेरियल, इरिगेशन एंड इंफ्रा। बट जब फील्ड क्रॉप्स की बात करें तो कंपैरेटिवली लोअर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। लेबर रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो लेबर रिक्वायरमेंट तो प्लांटेशन क्रॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हमने पढ़ा था कि हाईली लेबर इंटेंसिव है और ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये भी इसके और फील्ड क्रॉप्स के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क हो गया, क्योंकि जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं वो सीजनल लेबर देते हैं, है ना, एंड दे आर कंसंट्रेटेड ड्यूरिंग सोइंग, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस और हार्वेस्टिंग। बट जब प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं तो ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशंस लाइक टैपिंग, प्लकिंग या हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग थ्रू आउट चलती रहती है। टैपिंग रबड़ के अंदर होता है, प्लकिंग टी के अंदर होता है, और ये पूरे साल चलती ही रहती है। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो प्रोसेसिंग जो होती है प्लांटेशन क्रॉप्स की, इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, क्योंकि जो प्रोड्यूस आ रहा है ना, सॉरी, प्रोसेसिंग कह रहा हूँ, जो प्रोड्यूस है प्लांटेशन
क्रॉप्स का, इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको स्पेशलाइज प्रोसेसिंग चाहिए, जैसे क्यूरिंग चाहिए, फर्मेंटेशन चाहिए, ड्राइंग चाहिए, एक्सट्रैक्शन चाहिए मार्केट पहुंचने से पहले। बट जो फील्ड क्रॉप्स हैं, फील्ड क्रॉप्स में कंपैरेटिवली मिनिमल या फिर नो प्रोसेसिंग चाहिए होती है। एग्रोक्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की मैनेजमेंट की बात करें, तो प्लांटेशन क्रॉप जो है दे आर लार्जली कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, और उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि शेड चाहिए या एसिडिक सॉइल चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए। बट अगर हम लोग फील्ड क्रॉप्स की बात करें, तो ये वाइडर रेंज ऑफ क्लाइमेट और सॉइल में चलते हैं विद रिलेटिवली सिंपलर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो इसीलिए आप देखो कि हमारे पास रबर कुछ ही जगह होता है, टी कॉफी हमारे पास कुछ कुछ जगह होती है। बट अगर हम गेहूं की बात करें या फिर चावल की बात करें, मेज की बात करें, तो ये कंपैरेटिवली लार्जर एरिया में हमारे पास होता है। इकोनॉमिक नेचर और मार्केट ओरिएंटेशन की बात करें, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि कॉमर्शियल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, हाई कैश क्रॉप्स होता है, दैट मीन्स इसमें हाई वैल्यू मिलती है, और ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में भी काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं। फील्ड क्रॉप्स की बात करें, तो फील्ड क्रॉप्स इंक्लूड बोथ सब्सिस्टेंस एंड कॉमर्शियल क्रॉप, मतलब दोनों ही तरह के क्रॉप्स होते हैं विद लार्जर शेयर यूज फॉर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी। रिस्क एंड रीप्लांटिंग, प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर क्या होता है, तो प्लांटेशन क्रॉप्स इन्वॉल्व्स हायर रिस्क ड्यू टू लॉन्ग जेस्टेशन, क्योंकि मतलब जेस्टेशन पीरियड 3 से 7 साल का है ना, तो प्राइस वॉलेटिलिटी भी इंटरनेशनल मार्केट्स की रहती है, एंड इट नीड्स पीरियोडिक रीप्लांटिंग और रिजुविनेशन आफ्टर मैनी ईयर्स। फील्ड क्रॉप्स के बारे में बात करें, तो वो क्योंकि हर सीजन अपने बदलते रहते हैं, पहले खरीफ सीजन के क्रॉप्स हैं, फिर आपके रबी सीजन के क्रॉप्स हैं, फिर आपके जायद क्रॉप्स आ जाएंगे, तो मार्केट डिमांड भी उसी के अकॉर्डिंगली रहती है। मार्केट डिमांड वेदर या सॉइल कंडीशन के हिसाब से लोअर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अलग अलग प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअली प्लांटेशन क्रॉप्स है हमारे पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सबसे पहला है टी। टी की हम लोग जब बात करें, तो टी का ओरिजिन चाइना में हुआ था। टी को कैसा क्लाइमेटिक चाहिए, 15 से 30 डिग्री सेल्सियस की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, 1500 से 2500 मिलीमीटर की रेनफॉल है, एसिडिक सॉइल चाहिए जिसका पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में हो, और वेल ड्रेन्ड स्लोप्स चाहिए। मेजर स्टेट्स टी के लिए कौन सी हैं, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें कटिंग्स होती हैं, प्रोपोगेशन होता है, हेज प्लांटिंग होता है, रेगुलर प्रूनिंग होती है। इस तरह से इसमें प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग चीजें चलती हैं। टी की कुछ डिजीज होती है, जैसे ब्लिस्टर ब्लाइट एक डिजीज होती है, रेड रूट रॉट होता है, ब्राउन रूट रॉट होता है, या फिर ब्लैक रॉट और कैंकर होता है। जो ब्लिस्टर ब्लाइट होती है, ठीक है, ब्लिस्टर ब्लाइट के अंदर क्या होता है, जो इसकी पत्तियां होती है ना, उस पे ट्रांसलूसेंट स्पॉट्स आने लगते हैं पत्तियों पर। तो ब्लिस्टर ब्लाइट के अंदर आपके क्या हो जाएंगे, जो जो पत्ते से होते हैं ना आपके चाय की बगान में, जैसे उनके जो यंग लीव्स होती है उनके ऊपर छाले छाले से देखने में आपको लगेंगे, ब्लिस्टर लाइक स्वेलिंग होने लगेगी उनके लोअर सरफेस पे, वाटर सोक्ड जोन्स बन जाते हैं वहाँ पे, और ये ह्यूमिड कंडीशन में ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। रेड रूट के अंदर क्या होता है, रेड रूट के अंदर ग्रेजुअल विल्टिंग होगी, पत्तों में पीलापन आने लगेगा, उनका विगर जो है, उनकी चमक जो है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पत्ते बेजान से होते जा रहे हैं, और रूट्स पे रेड रेड माइसिलियम हो जाएगा। ब्राउन रूट के अंदर क्या होता है, रूट डिके की ही तरह होता है, बट इसमें ब्राउन फंगल ग्रोथ होती है। ठीक है, ऐसा लगेगा रूट डिके हो रही है, बट इसमें ब्राउन फंगल की ग्रोथ होने लग जाएगी, उसे ब्राउन रूट रॉट कहते हैं। कॉफी की बात करें, कॉफी का ओरिजिन इथोपिया में हुआ था। इसे 15 से 28 डिग्री का क्लाइमेट चाहिए, बट 1000 से 2000 मिलीमीटर की रेनफॉल चाहिए, साथ में वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। मेजर स्टेट्स कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु है, बट अब हम लोग नागालैंड को भी कॉफी के केस में डेवलप कर रहे हैं हमारा कॉपीज ऑफ नागालैंड मिशन के साथ में। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें सीड कटिंग्स होती हैं, शेड्स ऑफ अरेबिका है, प्रूनिंग है, वेट ड्राइंग प्रोसेसिंग है ना। दो तरह की कॉफी होती है हमारी, अराबिका है और रोबस्टा है, जो इंडिया में होती है। मेजर डिजीज की बात करें, तो कॉफी लीफ रस्ट होता है इसके अंदर, कॉफी बेरी डिजीज होती है, और रूट डिजीज होती है। ये साइंटिफिक नेम्स हैं, ये साइंटिफिक नेम्स आप पढ़ सकते हैं, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ एग्जाम के लिए पढ़ना पता होना जरूरी है। आई एम जस्ट नॉट रीडिंग दैम, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं है। जैसे मैं इसे हेमिलिया वास्टेट्रिक्स बोलूंगा, इसको एंथ्रेक्नोज बोलूंगा, इसको अर्मिलारिया बोलूंगा, हो सकता है एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो। ठीक है, तो कॉफी लीफ रस्ट की बात करें, तो इसमें लीफ सरफेस के ऊपर येलो ऑरेंज पाउडरी स्पॉट्स बनने लगते हैं लोअर लीफ सरफेस पे, और डिफोलिएशन होने लगता है। कॉफी बेरी डिजीज के अंदर हम लोग बात करें, तो डार्क संकन लीजन्स पड़ते हैं ग्रीन बेरीज पर, तो बेरी ड्रॉप होने लगता है यहाँ पे। और रूट डिजीजेस की बात करें, तो इसमें विल्टिंग होगी, कॉलर क्रैकिंग होगी कॉफी के अंदर। ठीक है, ये इनके मेजर सिम्टम्स है, मतलब डिजीज और डिजीजेस के सिम्टम्स। अगला हमारे पास बात करें, तो रबर हो जाती है।
रबर की बात करें, ओरिजिन इसका अमेज़न बेसिन में था। क्लाइमेट इसका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है, बट रेनफॉल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। 2000 से 4000 मिलीमीटर की बारिश चाहिए और डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। मेजर स्टेट्स कौन से जहाँ पे उतनी ही ज़्यादा बारिश होती है, जैसे केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर इसमें बड ग्राफ्टिंग होती है, टैपिंग होती है, लेटेक्स प्रोसेसिंग होती है। डिजीजेस की बात करें, तीन मेजर डिजीजेस हैं, वाइट रूट रॉट, पिंक डिजीज और लीफ फॉल। वाइट रूट रॉट, इसको हम लोग रिजिडोपोरस लिग्नोसस भी बोला जाता है। इसमें वाइट माइसेलियम या फिर राइजोमॉर्फ्स बन जाते हैं रूट्स पे, और उसमें विल्टिंग होने लगती है, लीफ की येलोइंग होने लगती है। विल्टिंग से मतलब कि पत्ती मुरझाने सी लग रही है और पत्ती में पीलापन आता जा रहा है। पिंक डिसीज, जिसे हम लोग कॉर्टिसियम सैल्मोनिक कलर बोलते हैं, इसके अंदर पिंक क्रस्ट बनने लगता है ब्रांचेस में और धीरे धीरे डाइबैक हो जाता है। लीफ फॉल, ठीक है, लीफ फॉल एक एबनॉर्मल इशू होता है इसमें, जिसमें फंगल लीफ स्पॉट्स बनने लगते हैं, धीरे धीरे डिफोलिएशन होने लगता है उससे। ये हमारा रबर हो गया। फिर कोका। तो कोकोआ भी इंपॉर्टेंट है, जो कि अमेजोन और सेंट्रल अमेरिका है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर इन केस कोई चीज हमारी मिस हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इन प्लांटेशन क्रॉप्स का आपके पास है जो मैंने कवर नहीं करा है, वन, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसको मैं जब एमसीक्यूज कराऊंगा वहां पे कवर कर दूंगा। टू, कुछ फैक्ट्स अगर मुझे भी और इसके एडिशनल ऐसे मिलते हैं तो उनको मैं सॉरी, इसके जो एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर मैं कवर करा दूंगा। तो मेरे ये थ्योरेटिकल लेक्चर्स प्लस मेरे एमसीक्यूज, ये मिलकर आपके लिए एआरडी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बन जाएगा। ठीक है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो 18 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए कोका के लिए, 1000 से 2000 मिलीमीटर की रेनफॉल चाहिए। शेड लविंग होता है ये। इंडिया में कोका हमारा केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। अच्छा, कोको का, सॉरी मैं कोको कोला बोल रहा था, वो गलत था। कोकोआ का हमारा चॉकलेट में यूज होता है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हाइलाइट्स क्या है कि शेड इंटरक्रॉपिंग होती है, पॉड हार्वेस्टिंग होती है, फर्मेंटेशन होता है, ड्राइंग होती है। मेजर डिजीज ब्लैक पॉड रॉट होता है, स्वॉलन शूट वायरस होता है और शेरल विल्ट या फिर शेरल रॉट होता है। जो ब्लैक पॉड रूट रॉट होता है उसके अंदर क्या है, डार्क लीजियंस होते हैं पॉड्स पर और रॉटिंग बीन्स होने लगती हैं उसमें। स्वॉलन शूट वायरस के अंदर स्टेम स्वेलिंग हो जाती है, लीफ मॉटलिंग हो जाती है, डाइबैक होने लगता है। और शेरल विल्ट या रूट के अंदर क्या होता है, यंग शेरल्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होने लग जाते हैं और रॉट करने लग जाते हैं। ये हो गया हमारा कोकोआ। फिर कोकोनट। कोकोनट की अगर हम लोग बात करें तो कोकोनट का जो हमारा ओरिजिन था वो इंडो पैसिफिक रीजन का था। इंडो पैसिफिक रीजन का था। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट कोकोनट के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की है। 1000 से 3000 मिलीमीटर की रेनफॉल रिक्वायरमेंट है। मेजर स्टेट्स केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सीड नट सिलेक्शन चाहिए, स्पेसिंग इसमें 7.5 मीटर की चाहिए, मैन्योरिंग चाहिए, इंटरक्रॉपिंग चाहिए। डिजीजेज इसमें बर्ड रॉट आती है, बेसल स्टेम रॉट या फिर इसे हम लोग गैनोडर्मा विल्ट भी बोलते हैं, रूट डिसीज या फिर विल्ट डिसीज भी बोलते हैं। बर्ड रॉट के अंदर क्या होता है, स्पेयर लीफ विल्टिंग होने लगती है, फॉल स्मेलिंग होने लगती है और उससे पाम की डेथ हो जाती है धीरे धीरे। बेसल स्टेम रॉट में क्या होगा, जो लोअर लीव्स होती है वो पीले रंग की होने लगती है, बार्क स्प्लिट करने लगती है, विल्टिंग होने लगती है। रूट डिजीज के अंदर क्या होता है, येलोइंग होगी, लीफ नेक्रोसिस होगी और ईल्ड कम होने लग जाएगी। तो ये हमारा कोकोनट हो गया। मेजर स्टेट्स कौन सी है कोकोनट की, ये याद रखिएगा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है। फिर हमारा ऑयल पाम की बात करें तो पाम ऑयल जिससे बनता है बेसिकली, वो हमारा वेस्ट अफ्रीकन, मतलब वेस्ट अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और 1500 से 3000 मिलीमीटर रेनफॉल। अच्छा, इसके ओरिजिन का ये मतलब नहीं है कि अब खेती वहीं पर होती है, वहां पे इसका ओरिजिन हुआ होगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब ग्लोबलाइजेशन होने लगा। अंग्रेज लोग भी जब आए, जिन लोगों ने इतने टाइम दुनिया पर रूल करा, वेदर दे आर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, तब वो लोग भी खेती एक जगह से दूसरी जगह लेकर पहुंचे इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा में। तो इस तरह से ये वेस्ट अफ्रीका से इंडिया की तरफ आया। इंडिया में ऑयल पाम कहाँ होता है, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटका। वहां पर क्यों लिमिटेड है ये चीजें, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है इसलिए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की हाईलाइट बात करें तो ट्रायंगुलर प्लांटिंग होती है इसके अंदर, बंच हार्वेस्टिंग होती है, क्विक प्रोसेसिंग होती है। मेजर डिजीज गैनोडर्मा बट रॉट होता है, बड रॉट होता है और फ्यूजेरियम विल्ट होता है। गैनोडर्मा बट रॉट की बात करें तो उसमें पेल फोलियाज होगा, विल्टिंग फ्रॉन्ट्स होंगे, बेसल स्टीम सॉफ्टनिंग होगी। बड रॉट की बात करें तो स्पेयर लीफ रॉट होगा, क्राउन कोलैप्स होगा। फ्यूजेरियम विल्ट की बात करें तो जो पुरानी पत्ती है वहां से वो पीलापन होना शुरू हो जाएगा और एक साइड की डिक्लाइन ही होने लग जाएगी। अच्छा, अब ये जितनी भी टर्म्स है, जैसे विल्टिंग फ्रॉन्ट्स हो गया, बेसल स्टेम हो गया, ये उन पर्टिकुलर क्रॉप से ही रिलेटेड है। ये आप बस टर्म्स याद कर लीजिए कि किस
प्लांटेशन क्रॉप से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स है, आपको जब एग्जाम में अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है वो आपको देख कर ही पता चल जाएगा। बाकी जब एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा उसके एक्सप्लेनेशन में आपको ये चीजें मिलने लग जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स कौन से थे। आर्के नट था, जिसे हम बीटल नट भी बोलते हैं, जो कि कर्नाटका केरला में होता है और पान इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। कैशू की बात करें तो केरला, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा, इन सब एरियाज में होता है। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन भी हमारे प्लांटेशन क्रॉप की ही तरह है, इसको कई बार मैनेज करते हैं लार्ज स्टेट्स में। गन्ने के बहुत बड़े 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 खेत होते हैं। रॉ गन्ना तो यूज नहीं करेंगे ना, उसको हम लोग इंडस्ट्री में बेचते हैं, वहां पे से चीनी बनती है, गुड़ बनता है, वो सब कुछ बनता है। ओवरऑल प्लांटेशन क्रॉप्स के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2023-24 में 17.66 मिलियन टन हुआ। 24-25 में 16.98 मिलियन टन हुआ। 25-26 में अगर एडवांटेजेस की बात करें हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स की, इकोनॉमिक्स फॉर स्केल से क्या मतलब होता है कि जितना बड़ा एरिया है उतने अच्छे से मैकेनाइजेशन हो जाएगा। इनपुट्स अच्छे से हम उसमें मतलब इनपुट्स का बल्क परचेज कर पाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास कम आएगी। हाई प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी होती है तो उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट रहेगा, रिसर्च होगा, सपोर्ट दिया जाएगा रिसर्च से रिलेटेड, यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस होंगे तो उससे ईल्ड बढ़ेगी और साथ में उसकी क्वालिटी भी कंसिस्टेंट रहेगी ताकि उसका एक्सपोर्ट अच्छे से किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा क्योंकि इसमें ईयर राउंड मतलब वो ईयर राउंड चलता है ना, इसके जो भी प्रोसेस होता है, प्लकिंग हो गया, टैपिंग हो गया, तो ईयर राउंड और सीजनल जॉब्स वैसे दोनों ही तरह से मिलते हैं, बट मोर और लेस इसका सारा एम्प्लॉयमेंट ईयर राउंड रहता है टू द लैक्स ऑफ पीपल, स्पेशली रूरल और हिली एरियाज में। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग काफ़ी अच्छी आती है। हम लोग जब टी को, कॉफ़ी को, रबर को, स्पाइसेस को, कैश्यू को, ये सब कुछ हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है। अब फॉरेन करेंसी इंडिया के लिए कितनी वैल्यूएबल है, ये अलग अलग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू और ईएसआई पढ़ते हुए आप लोगों को समझ आ जाएगा, स्पेशली ईएसआई में जब आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पढ़ा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है कि जब प्लांटेशन हो रही है तो उसके लिए रोड्स बन रही हैं, वहाँ पे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए हाउसिंग बन रहा है, स्कूल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स लग रही है, तो उससे उस पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट बूस्ट हो रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है। जैसे जब ये जो भी हो गया उनका स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के साथ, चाहे चॉकलेट प्लांट लग रहा हो, ऑयल मिल्स लग रही हो, टी फैक्ट्रीज लग रही हो, तो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ हो रही है और इससे क्या होगा, इससे फर्दर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है जो सिर्फ इसकी खेती में और प्लांटेशन में यूज हो रहा है, दूसरा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज लगी उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, सड़क बनाने के लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, तो उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए, वाइट वॉश के लिए, उस सब के लिए उसमें वहाँ फर्नीचर आया, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। इट्सेल्फ जो अब जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो ये हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, मॉडर्न प्रैक्टिसेस हम लोग लेते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट अलायंस से लिया, फेयर ट्रेड से लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लिया। सॉइल कंजर्वेशन पोटेंशियल बढ़ता है, इसको जब कवर क्रॉप्स के साथ मैनेज किया जाता है, कंटूर प्लांटिंग की जाती है, एग्रो फॉरेस्ट्री की जाती है, तो स्लोप्स पे इरोजन भी इस पे रुकता है। जब इरोजन रुकेगा दैट मीन्स ये आपके सॉइल कंजर्वेशन का भी पोटेंशियल इसमें काफी अच्छा है। ये हमारी एडवांटेजेस हो गए प्लांटेशन क्रॉप्स की। अब अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में 5 नंबर के लिए एडवांटेजेस ही लिखने के लिए आ जाए तो इतना सारा ये इसमें लिखा हुआ है, बाकी मैंने साथ में आपको एडिशनल चीजें एक्सप्लेन करी है कि आप लोग काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस की अगर इसकी बात करें तो मोनोकल्चर के रिस्क आते हैं। मोनोकल्चर के रिस्क में क्या है, हाई वल्नरेबिलिटी होती है पेस्ट की, डिजीजेस की, और प्राइस क्रैशेज होने लगते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। पेस्ट की, डिजीज की वल्नरेबिलिटी ज्यादा हाई है, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा बारिश चाहिए, और प्राइस अचानक से अगर इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए तो फिर वो नोशनल लॉस और रिलेटिव लॉस हो जाता है काफी। हाई इनिशियल कैपिटल और लॉन्ग जेस्टेशन, इनिशियली इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, सबसे पहले तो आपको ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए, फिर आप इसमें पैसा लगा रहे हो, प्लांटेशन कर रहे हो उसकी, बट उसका जो रिटर्न है वो तो जेस्टेशन पीरियड 3 से 7 साल तुमने पढ़ा ही था ना, कुछ कुछ जगह 5 साल 6 साल भी लग जाता है, तो रिटर्न इतने सालों के बाद ही आना शुरू होता है, जैसे रबड़ के केस में या कोकोनट के केस में। फील्ड क्रॉप्स की तरह नहीं होता कि हमने अभी लगाया और 4 महीने बाद पैसा मिलेगा। एनवायरमेंटल कंसर्न, अब डिफोरेस्टेशन अगर हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, सॉइल का न्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो रहा है, हैवी यूज ऑफ केमिकल्स होता है, और वाटर जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वहां से वाटर पोल्यूशन भी आ रहा है, तो ये इसके कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। सोशल इश्यूज, अब ये माना जाता है कि जैसे चाय के बागान में काम करने वाले हैं या कॉफी के उसमें काम करने वाले होंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ और वो हिस्टोरिकली होता आया है।
उनको पुअर वर्किंग कंडीशन दी गई है काफी सारे स्टेट्स में, लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर देते हैं वहां पे अपना प्लांटेशन बढ़ाने के लिए। तो सोशल इश्यूज इस तरह के हैं कि लेबर का पुअर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लोकल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं जबरदस्ती। फिर ये मार्केट डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। मार्केट डिपेंडेंट एज इन क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस हमारे बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ट्रेड पॉलिसीज पे भी मैटर करता है। तो उसका हैवी रिलायंस है वोलेटाइल ग्लोबल प्राइसेस पे और ट्रेड पॉलिसीज पे, मतलब मार्केट डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरिनियल क्रॉप्स हैं बट दे आर सेंसिटिव टू चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, टेम्परेचर राइज एंड एक्सट्रीम वेदर। तो भी इतना आपको टेम्परेचर स्पेसिफिक चाहिए, आपको बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए, आप आपके रेनफॉल के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बारिश नहीं आपको प्रॉपरली मिल रही है, तो कैसे ये आपकी प्लांटेशन ग्रो करेगी। तो वो इश्यूज है। और सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है विदाउट प्रॉपर रोटेशन और सॉइल मैनेजमेंट। इससे सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब सॉइल इरोजन तो आपने रोक लिया इसके थ्रू, बट सॉइल की इससे जो सॉइल की क्वालिटी है वो आपकी खत्म होती जा रही है, सॉइल की न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग आपकी नहीं हो पा रही है। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हुए प्लांटेशन क्रॉप्स के। इस वीडियो में इतना ही है प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। बाकी ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, नाबार्ड GRA डाल के आप सर्च करेंगे और नाबार्ड ग्रेड ए डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा नाबार्ड एग्जाम के लिए, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए दोनों ही चीज़ों को। यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डिस्कशन, स्टडी मटेरियल में शेयर करता हूँ। एज प्रॉमिस्ड कुछ ही दिनों में जिस दिन नाबार्ड की कट ऑफ आ जाएगी इस बार की 2025 वाले एग्जाम की, उस दिन मैं आप लोगों के साथ नाबार्ड का डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर करूंगा कि हमें किस तरह से करना है। बट तब तक जितना भी हम लोग करते जा रहे हैं डेली बेसिस पे ये वीडियोस, इन वीडियो के नोट्स आप बनाते चलिए, पिछला वीडियो रिवाइज करते चलिए। फॉर एग्जांपल अगर आज आप यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि यूनिट 2 को आज रिवाइज कर ले। जब आप यूनिट 6 कर रहे होंगे तब आप यूनिट 3 को रिवाइज कर लीजिए। वीडियो देखने में आपको आधा घंटा लग रहा है, नोट्स बनाने में आपको 35 से 40 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा लग रहा है, उसके बाद आपके पास टाइम है ना, उस पर आप फोकस करिए पिछले को रिवाइज करने पे, और ये रिवीजन रिपीटेड वे में चलता रहेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।